राइट। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, तरह तरह के वर्क का कैलकुलेशन करके हम सीख जाएं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ताकि हम उसका फायदा उठा पाए। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। नंबर वन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर कभी भी आपके जीवन में आपको दिखाई दिया कि लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है, जैसे कि mg का फोर्स है वो कांस्टेंट होता है हमेशा, mg डाउनवर्ड, दिशा भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो उसका वर्क डन निकालना है। इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है। इट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई कैन प्रूव इट, पर जबरदस्ती हम इसमें नहीं घुसेंगे। आप तो बस याद रखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिंपल सी बात है। यानी कि mg का वर्क डन, जैसे कांस्टेंट फोर्स का कभी भी वर्क डन निकालना है मेरे बेटा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फोर्स से फोर्स की दिशा में हुआ डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकाल लेंगे, तो वो आपका सीधे सीधे वर्क डन आ जाएगा। कोई इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन हमें नहीं करना है, तभी हम वर्क डन पढ़ रहे हैं, ताकि हम इंटीग्रेशन से मुक्त हो पाए। हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है, सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर कैसे गया कैसे नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मान लो यहां पर एक पार्टिकल था और ये ग्रेविटी है, ये नीचे ये पॉइंट है, ये h हाइट पर है, ये पार्टिकल सीधे यहां से यहां आ गया, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूमते हुए यहां आ गया, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। हर केस में ग्रेविटी की दिशा में हुआ डिस्प्लेसमेंट h है, तो इस केस में और mg फोर्स भी नीचे ही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर ये इनिशियल स्टेट थी और ये इनिशियल स्टेट थी, ये इनिशियल और ये फाइनल स्टेट थी, तो हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहे कैसे भी उतर के आया हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू mgh हो जाएगी। सीधे वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू mgh हो जाएगी बिना दिमाग लगाए। जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स होगा उसका वर्क डन निकालने के लिए हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ करना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो भी वो कांस्टेंट फोर्स है उसकी दिशा में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। रास्ता फास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भी गया हो वर्क डन हमेशा कितना आएगा, mgh। डू यू वांट मी टू प्रूव इट कि काम चल जाएगा? चल जाएगा ना काम? प्रूव करने की कोई जरूरत तो नहीं है, कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी चीज मैं बोल रहा हूं सबका प्रूफ होता है तभी बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता हूं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या कोई भी दुनिया में कभी कांस्टेंट फोर्स आए तो उसका कैसे वर्क डन लिखेंगे, mg इंटू h, जैसे हमने किया। कोई कांस्टेंट फोर्स आएगा तो फोर्स और फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, अगर उसी जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। अगर इनमें सब में नीचे से ऊपर गया होता अलग अलग रास्तों से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हर केस में माइनस mgh हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। एम आई क्लियर? वेरी गुड। नंबर 1 था ये। नंबर टू, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इफ इट इज गिवन इन ijk, इट इज गिवन इन ijk फॉर्म, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में फोर्स दिया हो। अगर ijk के फॉर्म में फोर्स दिया हो और हमें वर्क डन निकालना हो कि कितना वर्क डन किया है, तो मान लो फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है fx i कैप, ये वेरिएबल भी हो सकता है, fy j कैप प्लस fz k कैप, ऐसे फोर्स दिया हो। तो इसने पूछा कि एक पार्टिकल, अगर फोर्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर एक पार्टिकल इनिशियली गया xi, yi, zi से, कहां गया, xf, yf, zf पर गया, अगर गया, तो इस केस में अगर हमें वर्क डन निकालना है, कोई डायग्राम फाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे f डॉट ds करना है। इस ds की वैल्यू जो होती है, वो होती है dx i कैप प्लस dy j कैप
प्लस dz k कैप, dz k कैप, ये किसकी वैल्यू है? ds की। तो वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा fx dx, डॉट करेंगे तो fx डॉट f डॉट ds करेंगे तो fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क डन जो भी आना होगा, और लिमिट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, बिना दिमाग लगाए सीधे ये वर्क डन आ जाएगा, सीधे वर्क डन आ जाएगा। अगर एक्स आई जे के फॉर्म में दिया हो, यस थैंक यू हर्ष, अगर आई जे के फॉर्म में दिया हो तो सीधे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाला आई के साथ जो लगा है उसको डीएक्स के साथ इंटीग्रेट करो, वाई के साथ जो लगा है वो उसको डी वाई के साथ इंटीग्रेट करो, जेड के साथ जो लगा है वो डीजेड के साथ इंटीग्रेट करो। अगर दो बातें बताई, पॉइंट नंबर 2 है ये। पॉइंट नंबर 1 में मैंने बोला कि दुनिया में अगर कोई कांस्टेंट फोर्स होता है तो उसका वर्क डन निकालने का तरीका है फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, नो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, नो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व। कभी आई जे के में फोर्स दे देगा तो इस तरह से करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? एग्जाम्पल एक कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। वो बोल रहा है, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो 3x आई कैप है प्लस 4y स्क्वायर जे कैप है। फोर्स की वैल्यू 3x आई कैप है, यानी फोर्स हर जगह अलग अलग है। x के कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो फोर्स बदलेगा, y कोऑर्डिनेट बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। वो कह रहा है कि पार्टिकल जाता है 1,2 से 3,7 पर, 1,2 से 3,7 पे पार्टिकल जाता है। कह रहा है कि फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड W, W की वैल्यू निकाल के दिखाइए, दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो सीधे हमारा W कितना आ गया? इंटीग्रल 3x dx, इंटीग्रल 3x dx लिमिट 1 से 3, क्योंकि x की वैल्यू 1 से 3 जा रही है, प्लस इंटीग्रेशन 4y स्क्वायर, आई जे मत लगा देना इसमें, 4y स्क्वायर dy लिमिट 2 से 7। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल इंटीग्रेशन। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन भी आता है आपको, एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान काम है। कैन यू फाइंड आउट द वर्क डन? निकल जाएगा, एकदम आसान काम। इसका एक स्पेशल केस है जो हमें याद रखना है, कर लिया ये? गुड। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, 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 स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये तीसरा, इसी का दूसरे का ही स्पेशल केस है। स्प्रिंग फोर्स हमें पता है वेक्टर फॉर्म में होता है माइनस के एक्स आई कैप। स्प्रिंग फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिखे तो माइनस के एक्स आई कैप। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल माइनस के एक्स डी एक्स, लिमिट एक्स आई से एक्स एफ, लिमिट एक्स आई से एक्स एफ। पर इसको आपको अलग से याद रखना है कि स्प्रिंग का फोर्स का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर होता है। ये याद रखना है, स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन आपको याद रखना है, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, याद रहेगा। तो ये दूसरा, एक तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और दूसरा ये वाला याद रखना है। इंटीग्रेशन वाला कोई याद करने की जरूरत नहीं, जब आएगा कर लेना, ये याद रखना है। क्लियर है? गुड। नंबर 3, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स which is always perpendicular to motion, which is always perpendicular to motion, will be 0.
ये भी तीसरा पॉइंट है जो याद रखना है। उसका वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फोर्स डॉट एफ डॉट ds कितना आएगा? 0। पर ये सारे हमें पता होने चाहिए। ये तीसरा पॉइंट। चौथा वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स like kinetic friction which always acts opposite to velocity. Is it right? Opposite to velocity. वो हमेशा फोर्स के अंदर की तरफ लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट। ऐसे फोर्स का वर्क डन निकालना हो काइनेटिक फ्रिक्शन का। पहली बात तो ऑलवेज नेगेटिव, तो हमने टोटल वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। एक सिंगल पे नहीं बोला है मैंने, सिंगल पे कुछ भी आ सकता है। अरे याद है ना, वो कल चिल्ला चिल्ला के बोला, वो थ्योरेटिकल बात है, उस पर भूल जाओ उसको। जब थ्योरेटिकल आएगा, अभी सवाल लगाना सीखते हैं पहले। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा किधर लगता है? हमेशा जिधर कोई चल, जैसे मैं इधर घिसट रहा हूं तो पीछे की तरफ लग रहा होगा, पक्का। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी जाए, दिखाता हूं मैं, चौथे पॉइंट को ढंग से समझेंगे। मान लो ये पेन हमारे पास, पेन ऐसे 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 ऐसे, मैंने यहां पर पेन को ऐसे 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 चला के यहां पे लाया, इस रास्ते पे, यानी यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे लेके आ गया। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। पर ऐसा ना बोल दे डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 होने से वर्क डन 0 नहीं हो जाता, क्योंकि अगर मैं जब इस रास्ते पे ऐसे चला के ला रहा था, आप विजुलाइज करिए, जब मैं यहां रहा हूंगा तो मेरी वेलोसिटी इधर की तरफ रही होगी, फोर्स फ्रिक्शन का मेरे ऊपर पीछे लग रहा होगा, एफ के। अरे बताइए, तो छोटा से जब मैं चला हूंगा, छोटा सा ds चला हूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है? इधर तरफ। और फोर्स किधर है? पीछे। तो क्या छोटा सा dw जो आया होगा वो माइनस, डॉट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस एफ के ds आ गया। अरे चेक करिए, फिर अगले मोमेंट पे जब मैं यहां पहुंचा, अब मैं इधर चल रहा हूं, फिर से इधर लग रहा है कि अभी भी इसके बीच का एंगल 180 है, तो फिर अगला वर्क डन कितना आएगा? फिर से माइनस एफ के ds। अरे बताइए, जब मैं यहां आया हूंगा, मैं इधर चल रहा हूंगा, तो फ्रिक्शन फिर से पीछे। अरे बताइए, तो यहां पे भी छोटा सा वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव। तो नेगेटिव 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 जोड़ते हुए भी यहां पे पूरा लगा दिया, पर यहां पर टोटल वर्क डन जो निकल के आया वो 0 नहीं आ रहा, टोटल वर्क डन भी कैसा आ गया? नेगेटिव। लेकिन यहां अगर मान लो एफ के कांस्टेंट होता, तो अब ये सारे वर्क डन जोड़ते। अगर टोटल वर्क डन निकालना होता तो क्या करते? सारे पूरा वर्क डन जोड़ते। इंटीग्रेट करने का मतलब यही तो होता है। अगर एफ के कांस्टेंट होता तो क्या आ जाता? माइनस एफ के बाहर आ जाता और समेशन ds आ जाता। क्या है समेशन ds? पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या है? पाथ लेंथ है। तो यहां पे क्या आएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यहां पे क्या आएगा? यहां पे वर्क डन आएगा सीधे सीधे फोर्स मल्टीप्लाइड विद पाथ लेंथ, फोर्स मल्टीप्लाइड विद पाथ लेंथ। अरे सही समझ में आ रहा है? फोर्स कितना? फोर्स मल्टीप्लाइड विद पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ लेंथ पे। उतार लीजिए। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर पाथ लेंथ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है, म्यू एम जी म्यू एन। इसलिए हमें जहां मिलेगी जरूरत वहां पे कांस्टेंट ही मिलेगा। तो क्या है वर्क डन? फोर्स इंटू पाथ लेंथ। अब वो पाथ, फोर्स और पाथ लेंथ अपोजिट है तो निगेटिव आएगा। पाथ लेंथ इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर ध्यान रखना। लिख लेना वर्ड्स में। पर सीधे मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे? जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो सीधे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पाथ लेंथ। अगर सेम दिशा में है तो पॉजिटिव, अपोजिट है तो निगेटिव। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होने से फोर्स 0 नहीं होता। तो यह भी थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या फोर्स 0, वर्क डन 0 होगा? आंसर है नहीं, हमेशा नहीं। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 होना वर्क डन 0 करने की गारंटी नहीं देता।
तो ऐसे फोर्स भी जीवन में हमें मिलेंगे जो हमेशा रास्ते के पीछे पीछे लग रहे होंगे, रास्ते के अलोंग लग रहे होंगे। उस तरह के फोर्सेस का वर्क डन जब निकालना होगा तो पाथ लेंथ इंपॉर्टेंट होगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होगा। बस ये याद रखिएगा। अभी सवालों में सारे आ जाएंगे, पर याद रखिएगा। ये था चौथा पॉइंट, क्लियर है। लास्ट पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है बस यही। इसके अलावा हमें कहीं पूरी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रो सब जगह। वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स। पहले तो समझते हैं सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं। अगर आपने देखा कि जिस पार्टिकल पर आप फोर्स देख रहे हैं, अगर आपने देखा कि उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा या तो किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ है, हमेशा यहां रहता है तो उधर है, यहां रहता है तो उधर है, यहां रहता है तो उधर है, किसी फिक्स पॉइंट की तरफ है उसकी दिशा या उससे अवे है, फिक्स पॉइंट की तरफ है या फिक्स पॉइंट से अवे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज को यहां फिक्स कर दिया, कैपिटल क्यू चार्ज को यहां फिक्स कर दिया और एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो यहां से यहां नाच रहा है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे से गया है, तो जब स्मॉल क्यू चार्ज वहां होगा जहां पे मैंने दिखाया है, जब स्मॉल क्यू चार्ज वहां होगा जहां मैंने दिखाया है, तो उस पे फोर्स की दिशा इधर की तरफ होगी, इज इट। जब स्मॉल क्यू चार्ज यहां आएगा तो उस पे फोर्स की दिशा इधर की तरफ होगी, इज इट। यहां पर आएगा तो उस पे फोर्स की दिशा इधर की तरफ होगी, यहां पर जाएगा तो उस पे फोर्स की दिशा इधर की तरफ होगी। क्या हम कहीं भी पहुंचे, क्या फोर्स की दिशा हमेशा इस फिक्स पॉइंट से अवे आ रही है? इसका नाम है सेंट्रल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंट्रल फोर्स की दिशा या तो सेंट्रल मतलब या तो किसी पॉइंट की सेंट्रल पॉइंट की तरफ होगा या सेंट्रल पॉइंट से अवे होगा। जैसे इसी सवाल में अगर यहां पे -2q का चार्ज होता जो यहां से यहां नाच रहा होता, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट करता, तो इसके ऊपर फोर्स की दिशा यहां पे जब होता तो इधर होती, अरे चेक करिए, यहां पे होता तो इधर होती, यहां पे होता तो इधर होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसा फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं? कैसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं? इफ अ फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स अ पॉइंट और अवे फ्रॉम अ पॉइंट, और if a force is always towards a fixed point, if a force is always towards a fixed point or away from a fixed point, और है दोनों एक साथ नहीं हो जाएंगे, अबे या तो टुवर्ड्स होगा या तो अवे होगा, एक्सक्लूसिव और है, या तो हमेशा उसकी तरफ होगा फोर्स, उस पॉइंट की तरफ, या उससे अवे होगा। यानी उसकी दिशा, अगर मैं बात करूं तो फोर्स की दिशा, अब ये क्या, फोर्स की दिशा, फोर्स की दिशा या तो आर कैप होगी या माइनस आर कैप होगी। अरे समझ में आया मेरी बात? फोर्स की दिशा या तो आर कैप होगी या माइनस आर कैप होगी, ठीक है। दिशा के दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो फोर्स की दिशा अवे होगी या टूवर्ड्स होगी, जिस भी सवाल में आप सॉल्व कर रहे हैं, अवे या टूवर्ड्स, लेकिन किसी फिक्स पॉइंट से अवे, फिक्स पॉइंट से टूवर्ड्स। पक्का? आप कहीं भी घूम जाए, अगर मैं आपको रिपेल मार रहा हूं तो यहां पर मैं आपको इधर पहुंचेंगे तो यहां रिपेल मार दूंगा, उधर पहुंचेंगे तो वहां रिपेल मार दूंगा। फोर्स की दिशाएं बदल सकती हैं, बिल्कुल बदल सकती है, बदल रही हैं यहां पर, लेकिन फिक्स पॉइंट की तरफ है या अवे, पहचानना आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, ये Gm1m2/r² वाला। समझ में आ रहा है मेरी बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब सेंट्रल फोर्स है। और इसके अलावा एक और कंडीशन है, अभी तो सिर्फ मैंने आधी बात बोली, दिशा क्या होनी चाहिए, अवे या टुवर्ड्स, एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन आर, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन आर, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन आर। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स किस पे करता हो? सिर्फ आर पे करता हो तो, कांस्टेंट हो तो बढ़िया, कांस्टेंट हो तो बढ़िया, लेकिन अगर डिपेंड कर रहा है, बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो भी आर पे डिपेंड कर रहा है, आर की पावर 0 पे। अरे समझ में आया? आर की पावर 0 पे डिपेंड करने का मतलब है कांस्टेंट है, लेकिन अगर बदल भी रहा हो तो सिर्फ आर के साथ बदले। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं
कि यहां से r दूरी पर यहां पे पहुंचूं, यहां से r दूरी पे यहां पे पहुंचूं, यहां से r दूरी पे यहां पे पहुंचूं। अगर इसको 5 न्यूटन का इधर लग रहा है तो इस पे 5 न्यूटन का इधर लगेगा, इस पे 5 न्यूटन का इधर लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? r पर, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी f का मैग्नीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ r। f का मैग्नीट्यूड मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ r, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। r दूरी पर हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ किस पे? मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहेगा तो चलेगा, हां चलेगा। बदलेगा तो सिर्फ r के साथ बदलना चाहिए और किसी के साथ नहीं बदलना चाहिए। टाइम के साथ नहीं, इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, सिर्फ किसके साथ बदलना चाहिए? r के साथ। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? अलग अलग जगह पे अलग अलग नहीं आना चाहिए। मैग्नीट्यूड सिर्फ r पे डिपेंड करना चाहिए। इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ r। मेकिंग सेंस? f का मैग्नीट्यूड r पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है? अब ऐसा फोर्स कभी आ जाएगा तो देखिए, या तो वो वेक्टर फॉर्म में दे दे आपको। दो तरह के सवाल हो सकते हैं। या तो आपको वेक्टर फॉर्म में दे देगा कि वेक्टर f इज इक्वल टू, जैसे आपने सवाल उसने दे दिया वेक्टर f इज इक्वल टू सी आर स्क्वायर आर कैप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। ठीक है? अगर नहीं दिया है तो आप लिखिए स्टेप वन। ऐसे कोई बड़ा स्टेप नहीं है पर फिर भी सेफेस्ट बेट है। स्टेप 1, राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैग्नीट्यूड तो उसका बताया होगा क्या फंक्शन है, वो तो खुद बताएगा। आपको बस इसको इस तरह से लिखना है, वेक्टर f बराबर एफ आर आर कैप। मतलब प्लस होगा कि माइनस, ये सोचना पड़ेगा। अगर अवे है तो आर कैप, टूवर्ड्स है तो माइनस आर कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अवे है तो आर कैप, टूवर्ड्स है तो माइनस आर कैप। पक्का? और जो मैग्नीट्यूड दिया हो वो लिख देंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो, ध्यान से देखिएगा, उसने कहा कि एक्स वाई प्लेन है। छोटी सी बात है पर गड़बड़ कर दे, इसलिए कई लोग डेरिवेशंस में भी गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे, इसलिए इस बात को ध्यान समझिएगा। उसी ने कहा कि एक पार्टिकल है, वो 1,2,3 से 7,8,9 पे गया। लेट्स से 1,2,3 से 7,8,9 पे गया, ऐसे नाचते हुए, ऐसे गया, किसी भी रास्ते से गया। ठीक है? उस पार्टिकल पर एक फोर्स के बारे में लग रहा है, कह रहा है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ये इंफॉर्मेशन देगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ये देगा। ठीक है? और बोलेगा फाइंड वर्क डन। वैसे पहला स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर कैसे लिखना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि सेफेस्ट बेट रहे। तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, F बराबर क्या लिखेंगे, किधर कितना फोर्स लग रहा है और किधर -20 आर कैप। बस इतनी बात लिखनी है। अरे लिख लोगे? -20 आर कैप। पक्का? अरे क्लियर है? स्टेप 1 समझ में आ गया? ये नहीं भी लिखोगे तो मन में भी सोच लोगे, ऐसा नहीं -20 आर कैप। अरे समझ में आ रहा है? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा कि ताकि तुम्हारे दिमाग में लिखने का, कहने का मतलब है लिटरली लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, टू फोर्स इसकी तरफ लग रहा है तो इट इज -20 आर कैप, मन में आ जाना चाहिए। पक्का? अब इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? जो भी आर कैप के बगल में आपने लिखा है, जो भी आर कैप के बगल में, यानी एफ अगर आपने ऐसे लिखा है एफ आर कैप, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, एफ आर में भी पॉजिटिव, एफ आर में भी निगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव खुद से सोच लोगे? अरे सोच लोगे हमेशा। टूवर्ड्स है तो माइनस, अवे है तो पॉजिटिव, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन जो भी यहां पे है, तो वर्क डन सीधे सिंपल आंसर एफ आर डी आर। कोई इंटीग्रेशन डॉट वॉट नहीं है, एफ आर डी आर, मतलब जो भी फंक्शन दिया होगा वो डी आर। लिमिट इनिशियल दूरी
सेंट्रल पॉइंट से और फाइनल दूरी सेंट्रल पॉइंट से। जैसे इस सवाल में कोई पूछता वर्क डन बताइए, तो मेरा आंसर आता इस सवाल में वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, ऑरिजिन की तरफ लग रहा है, हमने सही लिखा -20 आर कैप, यस, तो हमने पहले लिख दिया -20 dr, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब लिमिट में क्या डालना है, इनिशियल दूरी मतलब ये है ri, जिस भी पॉइंट से बात कर रहा है इनिशियल दूरी, तो इनिशियल दूरी कितनी हो गई, 4 + 9 + 1 √14, दूरी निकाल लोगे, इनिशियल दूरी 4 + 9 + 1 √14, फाइनल दूरी 49, 64, 81, 49 और 81, 130, 130 और 64, 194, घर पे कर लेना, √194। तो दिस इज हाउ विल फाइंड आउट वर्क डन। हम सीधे लिमिट डालेंगे, जो भी आंसर आएगा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल काम है। ये माइनस वाली बात जो मैंने बोली, यही गलती होती है, बहुत सारे लोगों से हो जाती है, डेरिवेशन ही गलत कर देते हैं। फॉर्मूला याद रहता है कि ऐसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय गलत कर देते हैं, क्योंकि उनका कभी प्लस कभी माइनस रहता है। पर आप इस बात को याद रखिएगा, स्टेप जो मैंने बताया, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला सीधे क्या है, FRDR। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? FRDR। आई कैन प्रूव इट ऑल्सो, बट देयर इज नो नीड। आप कहेंगे तो कर दूंगा, पर जरूरत नहीं है। वर्क डन आफ्टर FRDR। क्लियर है क्या मेरी बात? राकेश, सक्षम, हर्ष, दिति, क्लियर? FRDR पक्का? क्या करेंगे मेरे बच्चों, समझ में आया आपको? पक्का? जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, FRDR, रास्ता फास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे FRDR, सीधे आंसर। पक्का? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास सवाल आया, एक Q1 चार्ज यहां रखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक में K Q1 Q2/r², सुना है हमने कभी? Q1 चार्ज यहां फिक्स्ड है, Q1 चार्ज एक फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। सवाल ये है Q2 चार्ज जो है वो यहां से यहां पहुंचता है, Q2 चार्ज यहां से यहां पहुंचता है। ये इनिशियल दूरी R1 है, ये फाइनल दूरी R2 है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड आउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन लिखें और चाहे तो याद भी रख लें, क्योंकि कभी ना कभी तो याद करना ही पड़ेगा, लेटर सूनर, पर हम यही डिराइव कर लेते हैं, तो याद ही रख लें जीवन भर के लिए। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टेप 1, Q2 पे फोर्स कितना लग रहा होगा? वैसे तो सोच अबे लग रहा होगा क्या, कितना? K Q1 Q2 बाई R² R कैप, चलेगा क्या? अरे इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, आपको समझ में गया, अबे लग रहा है तो प्लस ही होगा। अरे ये तो मैं जबरदस्ती का स्टेप है, ताकि थोड़ी देर मेरे दिमाग में बैठ जाए। अरे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये प्लस माइनस ही तो सिर्फ चेक करना है, मैग्नीट्यूड तो आपको याद ही है, K Q1 Q2/r²। अवे होता है तो प्लस लगाया, टूवर्ड्स होता तो माइनस लगाते, तो आंसर क्या आ गया? K Q1 Q2/r² dr, R1 से, R इनिशियल से R फाइनल, इज इट राइट? तो वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लेंगे चाहे तो, K Q1 Q2। ये कब मत सोचेगा कि सर कभी आपका छोटा Q बन जाता है बड़ा Q, चलता है इतना, इंटेलिजेंट आदमी थोड़ा सा तो ये सब करता है। वर्क डन आ गया K Q1 Q2 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, घर पे इंटीग्रेट करके देख लेना, पर ये याद कर लो अब, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल, 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। पक्का?
तो अगर आपको वर्क डन निकाल, देखिए आपका जीवन चल जाएगा, पूरा जीवन आपका चल जाएगा अगर आप तीन बातें याद रखें। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, प्लस माइनस देख लोगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर, इनिशियल एलोंगेशन फाइनल एलोंगेशन है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2, 1 से 2 जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? इनको बस याद, तीन तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं वर्क डन के। दीज आर द थिंग्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। दीज आर द थ्री थिंग्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है? और कोई कांस्टेंट फोर्स होगा तो उसका तो सीधे एफएस, बाकी सब ऐसे ही आएंगे। कोई मुश्किल सवाल आपके सामने आएगा नहीं जीवन में, चाहे कोई भी एग्जाम आप लिखें दुनिया का। ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक फंडामेंटल आपको पता है कि आईजे में देगा तो कैसे करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेशन का सवाल आएगा तो कर लेना। वैसे कोई नहीं पूछ रहा है हमसे जबरदस्ती का, वो फालतू सवाल है, वो ज्यादा आसान है। इंटीग्रेशन करना कोई मैथ्स का सवाल है, वो क्यों देगा मुझे, कोई एप्लीकेशन देना है मुझे। और हमारे आपको पता है कि जीवन में कौन कौन से फोर्सेस मिलते हैं। फ्रिक्शन मिलता है, नॉर्मल मिलता है, एमजी मिलता है, स्प्रिंग फोर्स मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है, यही फोर्स मिलते रहते हैं। तो इससे हमारा सवाल होता रहेगा। क्लियर है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये वर्क, क्यों निकाल रहे थे ये वर्क? हम इसलिए निकाल रहे थे कि आगे से जीवन में किसी जगह पर कभी किसी सवाल में स्पीड का जिक्र होगा, मैं न्यूटन्स लॉ लगा के कंपोनेंट करके इंटीग्रेट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नोट करके लिखिए, फिर से लिखिए। ये हमने लिखा था बट फिर से लिखिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बार बार। क्योंकि मुझे ये डर हमेशा रहता है कि जब तक मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा रहा हूं तब तक तो आपको पता ही है कि साला ये वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है, तो लगाओगे ही। अब पेपर में ही तो प्रॉब्लम आएगी। मेरा डर हमेशा, जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे को हमेशा हर समय पढ़ाते में डर लगता है कि इसको कैसे पता चलेगा साले को कि सवाल में क्या करना है। तो मैं हर बात जो तुम्हें क्या, मैं तो मुझे तो पता ही है साला, मैं पढ़ा रहा हूं, अब मुझे चैप्टर चल रहा है तो उसको कुछ समय उसको ही पता, तभी तो होता है क्लास में सब समझ में आता है, बाद में नहीं लगता। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया की है। पर समझ में आना आपको जरूरी, कब क्या लगाना है। क्लियर है क्या मेरी बात? लिखिए, दुनिया में कभी भी किसी सवाल में, दुनिया में कभी भी किसी सवाल में अगर किसी जगह पर, अगर किसी जगह पर स्पीड का जिक्र होगा, अगर किसी जगह पर स्पीड का जिक्र होगा, स्पीड का जिक्र होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम चमकेगी मेरे दिमाग में। वर्क एनर्जी थ्योरम चमकेगी। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम चमक नहीं, क्या इसके बिना हो नहीं सकता है? हो सकता है, पर अपने अपना शीशे में अपनी शक्ल देखो, नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन। अरे सर में आ रहा है कंपोनेंट कंपोनेंट। कल जो सवाल किया था वो एमजी का ये कंपोनेंट, इसका डीएस इसके बराबर, ये सब नहीं कर पाओगे बे गरीबों। तो रट लो। क्या रट लिया कि क्या लगाएंगे तुरंत? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से लिखो। चलिए, सारे फोर्सेस का वर्क डन, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखा था। सारे फोर्सेस का वर्क डन, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी ये लिखना नहीं है, ये ऐसे बता रहा हूं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां की स्कूल एजुकेशन उनकी उसी भाषा में होती है जिस भाषा में वो घर में बात करते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा ह्यूमन लॉजिक डिपेंड करता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर। हमारी जनता बर्बाद इसीलिए हो रही है, कोई साला कोई बड़ा काम जिंदगी में एक नहीं कर पाए हम। बनते बहुत है कि भारत बहुत महान है, हमने ये किया, हमारे ही लोग जाते हैं आईटी, हमारे आईटी में ये लोग वहां जाते हैं, सीईओ बनते हैं। अबे नौकरी करते हैं, कुछ बनाते नहीं है। नौकरी करने के लिए तो नौकर चाहिए, अच्छा बुरा खराब हर तरह का। तो आईटीएंस भी नौकर है वहां पे जाके, तो बहुत बड़ा काम नहीं करे।
कोई गूगल बना अपने यहाँ, सब क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। वहां कोई वहां पे कोई ऐप आया, उसको यहां चिपका दिए। ना साला फेसबुक बना पाए, ना गूगल बना पाए, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ। क्यों? एक तो पहली समस्या है जिंदगी की दौड़ में खाना खाने की, कि भैया पहले पैसा जुटा लें। 7 पुश्तों की एक और समस्या सालों खानदान में डाली गई है हमारे, कि तुम अगर कोई अच्छा कमाने लगा है तो वो इसलिए कमाता है कि मेरे बच्चों को ही मिल जाए, उनके बच्चों को ही मिल जाए। मैं दो उनके वो क्या करेंगे, घर बना के रख लेते हैं कि बच्चों को मिल जाए। तो ये समस्या है हमारे देश की। काम वाम कोई नहीं करता, सब पैसा जोड़ते रहते अपने बच्चों के लिए, साले खुद मर रहे हैं। पैसा कभी तुम मत जोड़ना बच्चों के लिए अपनी जिंदगी में, मैं नहीं जोड़ता हूं, सब उड़ा देता हूं, सब A to Z। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लायक है तो खुद कमाएगा साला, ना लायक है तो कुछ भी कर दो बर्बादी करेगा। तो पैसे कभी नहीं। और काम करना इसलिए क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं आती लोगों को हमारे। हम बनना चाहते अंग्रेजों जैसे, अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। घर में वहां पे स्कूल में हिंदी जो पढ़ाई जाती है वो हिंदी नहीं है जो हम घर में बोलते हैं। अंग्रेजी जो पढ़ाई जाती है वो अंग्रेजी नहीं है जो हम घर में बोलते हैं। तो वो एक एलिनेटेड लैंग्वेज छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि तो मेरे घर में तो भैया हम यहां पर बड़ी अंग्रेजी तो नहीं बोल रहे हैं, वहां पे ना हिंदी, वो हिंदी भी वैसे नहीं बोल रहे हैं कि हाँ बताइए कि क्या विचार है आपका, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। पर स्कूल में हिंदी की किताब में ऐसे ही है कि विचार क्या है, दीर्घकालीन समस्याएं बढ़ रही हैं, संवेदना जाग गई। अब वो बच्चा संवेदना जाके रट्टा मार रहा है मेरा बेटा, खुद मुझे दुख होता है इस बात से। अरे क्या मतलब है संवेदना का बेटा? कहता पता क्या मतलब है संवेदना। ये कभी इसमें ज्वलंत संवेदना पे बात कर रहे हैं, ना ज्वलंत पता, ना संवेदना पता, ना दीर्घकालीन पता। उसको मग्गा मार लिया, उसने कहा बाहर में जाओ, मम्मी चरस की हुई है, पीछे पड़ी हुई है, रटो रटो रटो, रट लिया हमने। क्या है ये सब, क्या पढ़ रहे हो? उसका हिंदी का पेपर का तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे पता है कि पर मैं जब पढ़ता था मुझे सब कभी समस्या में, हिंदी मीडियम पढ़ता था, हिंदी मीडियम ठीक थी, हिंदी जो पढ़ाते थे वही मेरे बाबूजी बोला करते थे घर में। इसका फायदा मिला। वाई आई फील गुड, मैं अपनी लाइफ में खुश इसलिए हूं कि मेरे दादाजी के पास जो किताबें हुआ करती थी उनमें वो वही शब्द इस्तेमाल करते थे जो स्कूलों में करते थे। घर पर वो ऐसे ही बोला करते थे। मतलब मेरे मुंह से कई बार ऐसे निकलता, मैंने कहा इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, ऐसे मैं बोलता हूं नॉर्मल भाषा में लोगों से जब मैं बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास वो शब्दकोश है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए भारत डेवलप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी पढ़ने वाली भाषा और हमारी बोले वाली भाषा में अंतर है। हमारा दिमाग को लगता है ये एक अलग मेहनत करो, पहले साला फिजिक्स समझो फिर अंग्रेजी समझो। अगर वही साधारण भाषा में बात करो ना, गरीबों जैसे बात करते हैं हम लोग नॉर्मल एक दूसरे से, ये सब समझ में आता है। भाई जब कोई गहन से गहन जोक मारता है कोई आदमी, तो बच्चे सारी पूरी क्लास, जो बहुत ही लॉजिकल बात बोली होती है उसमें भी पूरी क्लास हंसती है। मतलब दे हैव देयर IQ यार, वो लैंग्वेज समझते हैं। तो टीचर ने बोला कुछ तो वो समझ रहे हो, सब मजे कर रहे हैं। लेकिन वही छोटी सी घटिया बात बोली कि एक्शन रिएक्शन भैया MG का एक्शन वो नहीं होता है, पर वहां पे वो खत्म, ब्लॉक कर देता दिमाग कहता है क्या भसड़ लेके आए हो, MG फेमजी एक्शन रिएक्शन, ब्लॉक कर देता है। कहता मैं नहीं करूंगा, तो ब्लॉक कर देता, तुम्हें सीखते ही नहीं हो। बाकी सब जगह तुम्हारा दिमाग चल रहा होता है। भाई मुझे पता है कि मैं अपने बेटे को कहता हूं उसको याद नहीं हो रहा जो छोटा वाला है, पर वो मुझसे कई गुना अच्छा PS खेलता है, कई गुना अच्छा। उसको सब पता है कहां से साला कौन सा बटन, ये आए, कार आ गई, ये आ गया, चीट कोड। उसको याद नहीं हो रहा नाउन की परिभाषा, लेकिन उसको हेलीकॉप्टर कैसे आएगा उसका चीट कोड याद है। 97333 15 नंबर का चीट कोड है, उसको याद है चीट कोड। कट चीट कोड लगा के उसने वो कर दिया 6 साल में। और उसको अब ये नहीं याद हो रहा कि नाउन क्या, नाउन चल रहा है बस, नाउन इज अ प्लेस, पर्सन, एनिमल, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ क्या लिख रहे थे हम? सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना है, कोई छोड़ना नहीं है। सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना है, कोई छोड़ना नहीं है। एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पक्का? कैसे समझ में आएगा आपको कि वर्क एरिथम लगाना है?
स्पीड की बात करेगा। बहुत बढ़िया। स्पीड की बात को कैसे समझेंगे? जैसे स्पीड की बात करेगा, अगर बोल देगा स्पीड इस जगह पे निकालो तो समझ जाएंगे। ऐसे पूछे कहां पर स्पीड जीरो हो गई, वो भी स्पीड की बात ही कर रहा है कि जगह बताओ। जगह पर स्पीड का जिक्र है, सिर्फ स्पीड का जिक्र नहीं, किसी जगह पर स्पीड का जिक्र जीवन में कहीं दिखाई दे, दुनिया के किसी कोने में किसी पार्ट में, तुरंत दिमाग में आएगा आई हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि कुछ आए ना आए आपको ये आ जाएगा कि साला लगाना कब है, भले लगा पाओ ना लगा पाओ, पर यह समस्या तो खत्म हो जाए कि लगाना तो साला इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। मैं नहीं लगा पा रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम है, पर क्योंकि बार बार कम से कम अगले 2-3 दिन तक मैं रोज रोज बोलूंगा ये बात कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करना है, कब लगाना है हमें। जब भी किसी सवाल में किसी जगह पर स्पीड का जिक्र, क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जितने भी फोर्सेस उस पार्टिकल पे लग रहे हैं कोई भी छोड़ना नहीं है। इंटरनल, एक्सटर्नल, पेंटरनल, जो भी फोर्स हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं, किसी के साथ जाती नहीं, दुनिया का हर फोर्स काम करता है। अरे इंटरनल फोर्स काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर, मैंने क्या बोला था उस दिन, कल परसों क्या बोला था, कोई भी नाम ले, कोई भी फोर्स ले, पॉजिटिव कर सकता है हाँ, नेगेटिव कर सकता है हाँ, हर समय हर फोर्स काम कर सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। सवाल करते हैं, अब हम सवाल करते हैं। अब मैं बताऊं ना बताऊं, आपको पता है वर्क एनर्जी का सवाल है, पर मैं बीच में कहीं पर एक ऐसा सवाल दे दूंगा जो वर्क एनर्जी का नहीं होगा, नहीं होगा, पर आपको लगा दो, तो आपको ही सोचना है कि वर्क एनर्जी का है कि नहीं है, क्या है, सवाल समझना खुद है। ठीक है भाइयों और बहनों, बढ़ते हैं आगे। एक बॉब है मास m का, ये हैंग कर रहा है, बॉब है मास m का, हैंग कर रहा है, ठीक है, रस्सी की लंबाई l है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इधर से एक कांस्टेंट फोर्स हवा का लग रहा है F, कांस्टेंट फोर्स हवा का लग रहा है। किसी सवाल में हवा का लगा देगा, किसी में कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज दे देगा, कांस्टेंट फोर्स है इधर की तरफ। अरे समझ में आ रहा है? कई बार क्या कहेगा, इस पे चार्ज Q है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो QE का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब मुद्दा ये है कि इधर से कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और G डाउनवर्ड है, रस्सी से टंगा हुआ है, छत से बंधा हुआ है, रस्सी है, रस्सी मासलेस है हमारी हमेशा की तरह, ये मास m टंगा हुआ है। और क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, फाइंड आउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट when forces balances। ठीक है, पहला सवाल का हिंदी में मतलब बताइए, मुझे नहीं आती अंग्रेजी में, रट्टा मार के आता हूं घर से। क्या मतलब है इस बात का, फाइंड आउट क्या बोला है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हिंदी का मतलब समझाओ। हिंदी मतलब ये मत बताओ कि अधिकतम कोणीय विस्थापन प्राप्त कीजिए, ये नहीं सवाल, मैं ये हिंदी नहीं बोल रहा हूं, क्या मतलब है इस सवाल का, कितना ऊपर जा, इसका मतलब क्या हुआ, कितना ऊपर जा सकता है, तो इसका तुम्हारे मन में क्या आंसर आ रहा है, कितना घूमेगा, ये तो सवाल है, ये सवाल है कि पता वो जगह बताओ जहां पर इसकी, अबे जब तक कोई कंडीशन नहीं होगी लगाओगे क्या सवाल को, अगर सवाल की तरह ही पढ़ोगे कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो लिखा ही है उसमें, पढ़ने में क्या है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये पूछ रहा है कोई, जब तक तुम्हारे पास सवाल में पता ना हो कंडीशन क्या है तो तुम सवाल में लिखोगे क्या, तो सवाल में कंडीशन यहां पर यह है कि वो एंगल बताइए जब उसकी स्पीड 0 हो जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब वो एंगल बताइए जहां पर फोर्सेस 0 हो जाए। दो अलग अलग सवाल हैं, पहला सवाल किस कॉन्सेप्ट का है, मतलब क्या लगाएंगे इसमें, किसी जगह पर स्पीड का जिक्र हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज में कहीं स्पीड पर जिक्र नहीं लिखा हुआ है,
पर ये दिमाग में, जब तक तुम्हारी फिजिक्स में अंग्रेजी को मैथमेटिकल कंडीशन में सोचने की आदत नहीं आएगी, अब मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है, न्यूटन्स लॉ में तो एबीडी बेटी बना के फोर्स दिखा रहे थे, अब लैंग्वेज की कहानी आ रही है, अब स्टार्ट हो रही है फिजिक्स, लैंग्वेजेस आएंगी अब। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो जब तक अंग्रेजी को गणित की कंडीशन में नहीं सोचोगे तब तक तुम सवाल में नहीं बढ़ पाओगे। तुमने क्या सोचा, इसमें क्या लिखा है यहां पर कि वो एंगल बताइए, कुछ कंडीशन तो देगा ना तब तो बताऊंगा। अरे कोई आपसे से पूछे रेट बताओ तो इज इट मीनिंगफुल क्वेश्चन? वो बोले किस चीज का, कोई कहानी कुछ तो बताओगे तब तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। कोई बोले एंगल बताओ, कोई मतलब है इस बात का? एंगल बताओ, कोई मतलब है क्या? देयर मस्ट बी सम कंडीशन ना। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जब भी किसी सवाल में कोई शर्त नहीं होगी तो मैं किस शर्त पे सवाल सॉल्व करूंगा? शर्त होनी जरूरी है ना। देयर मस्ट बी सम कंडीशन फॉर विच वी हैव टू सॉल्व। व्हाट इज द कंडीशन इन द फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड आउट जहां जीरो हो जाए स्पीड। ठीक है, तो आपने मान लिया पहला सवाल, यहां पर स्पीड जीरो हो गई और ये मान लिया थीटा हो गया। अब आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के पागल कर दूंगा, सिखाया है। जब भी किसी जगह पर स्पीड का जिक्र हो क्या दिमाग में आएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में करते क्या है? सारे फोर्सेस चमकता रहना चाहिए। अब पार्टिकल में सारे फोर्स में कौन कौन से फोर्स है? ग्रेविटी, एफ, टेंशन। अरे बीडी तो सीख ही चुके हो अब। तो हमने लिखा अभी स्टार्ट में पूरा प्यार से सब कुछ लिखेंगे साफ सुथरा। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यही लिखेंगे ना, कोई छोड़ा तो नहीं ना मैंने फोर्स? बहुत बढ़िया। अब आते हैं ग्रेविटी का वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। याद है हमको ग्रेविटी के वर्क डन में क्या रास्ता फास्ता इंपॉर्टेंट है? क्या देखना होता है? सिर्फ ऊपर की ग्रेविटी की दिशा में कितना गया, यहां था क्या इनिशियली, फाइनली यहां है, तो ग्रेविटी की दिशा में कितना गया, तो इसका मतलब है ये हाइट चाहिए क्या हमें? ये कितनी आ गई? ये पूरी कितनी है? और ये कितनी है? एल कॉस थीटा। तो एल माइनस एल कॉस थीटा किधर गया? नीचे की ऊपर। ग्रेविटी का फोर्स माइनस एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। अरे बताइए, फिर किसका वर्क डन लिखना है? एफ का। क्या ये भी कांस्टेंट है? अरे कांस्टेंट है। किस दिशा में लग रहा है? इधर। तो हमें क्या देखना है? इस दिशा में कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन देखने के लिए उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट, इस दिशा में कितना गया है? यहां था, यहां गया इतना। कितना? तो उधर ही फोर्स लग रहा है क्या? उधर ही गया क्या? प्लस एफ एल साइन थीटा। ठीक है। फिर तीसरा कौन सा? टेंशन। क्या हमेशा ऐसे लग रहा है? क्या हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? क्या ये सर्कल में चल रहा है? तो क्या फोर्स हमेशा टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? तो प्लस जीरो। कोई छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में तो पूरा लिखना है, पहले ये लाइन फिर ये लाइन, ताकि दिमाग में बैठने लगे। फिर थोड़े समय बाद जब बड़े हो जाएंगे सीधे सीधे लिखेंगे, सीधे आंसर। अरे समझ में आ रहा है? पर पहले स्टार्टिंग में अपने आपको दिमाग में बैठा लगे। के फाइनल बताइए, फाइनल फोटो देख के बताइए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? जीरो। इनिशियल फोटो देख के बताइए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? जीरो। अबे एम जी काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम बी स्क्वायर स्पीड आता है। स्टार्ट में स्पीड कितनी थी उसकी? जीरो माइनस जीरो। अरे क्लियर है? सॉल्व करेंगे अब इसको। क्या आया हमारे पास? एम जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आई होप ठीक है। जब ऐसी इक्वेशन में तो थीटा चाहिए, सॉल्व कैसे करेंगे? जब भी 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे तुरंत 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखो, आदत में डालो। जब कॉस थीटा निकालना हो, 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे तो क्या लिखो? आता है cos 2x का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया एम जी
इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे सही है। अब सॉल्व करने वाला पार्टी, फिजिक्स यहां खत्म। ये फिजिक्स का काम हो गया, उसके बाद गणित का काम है, पर गणित भी सीखते रहेंगे। अब यहां साइन थीटा बाई 2 है, तो वहां पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया। अरे चेक करो, देखो कुछ कुछ कट गया। 2 साइन थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो हमारे पास आया टेन थीटा बाई 2 बराबर एफ बाई एम जी। चेक करो, तो थीटा का आंसर आ गया 2 tan इनवर्स एफ बाई एम जी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थीटा का आंसर आ गया 2 tan इनवर्स एफ बाई एम जी। मेकिंग सेंस? टू tan इनवर्स आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? जब भी किसी जगह पर किसी सवाल में फोर्स का जिक्र हो, उस जगह पे जाके न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अननोन फोर्स का जिक्र हो, फोर्स का जिक्र हो, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। सेकंड पार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है वहां पे, क्या हो जाए? ये अब मान लिया यहां हो गए थीटा पे, क्या क्या फोर्स है? एम जी नीचे, एफ इधर, टेंशन इधर, यह एंगल थीटा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एफ, थीटा बराबर टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। दोनों के आंसर अलग अलग हैं। थीटा बराबर टेन इनवर्स एफ बाई एम जी। प्लीज समझिए कि आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कब क्या लगाना है। क्लियर है? अब मैं सवाल दे रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग करना, फटाफट करना, तेज। अच्छे सवाल भी दे दूंगा बीच बीच में। क्लियर है? अगला सवाल, ये अपनी नेचुरल लेंथ में थी, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, नेचुरल लेंथ में थी। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, अभी स्प्रिंग फोर्स 0 है, ग्रेविटी तो है ही है, पकड़ा था मैंने, छोड़ दिया, जो करना है करो। इट इज रिलीज फ्रॉम नेचुरल लेंथ, हाउ डीप इट विल गो, हाउ डीप इट विल गो। हाउ डीप इट विल गो, क्या मतलब है? कहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्या लगाएंगे? इसलिए क्योंकि चैप्टर चल रहा है वर्क एनर्जी। वेरी गुड। हाउ डीप इट विल गो, क्या करेंगे? स्टेप 1 फोटो बनाएंगे फाइनली, मान लिया। अरे फोटो हमेशा बनाएंगे, जो सवाल है पूछा गया वो फोटो बनाए, एक्स मान लिया। यहां स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। हाउ डीप इट विल गो, स्पीड कितनी हो गई? 0। तो दिख रहा है? वेरी गुड। यहां से छोड़ा, यहां पे पहुंचा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स। और कोई फोर्स ब्लॉक पे? तो क्या लिखेंगे, बोलिए? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी का फोर्स कितना?
और mg की दिशा में कितना चला? mgx। स्प्रिंग के फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला याद है? हाफ के। व्हाट इज इनिशियल इलॉन्गेशन? 0 स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल इलॉन्गेशन? x स्क्वायर बराबर 0 माइनस 0, x बराबर 2mg/k। 2mg/k। x बराबर 2mg/k। ठीक है, अगला सवाल। साफ सुथरा करें। अभी स्टार्टिंग में जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी स्टार्टिंग में साफ सुथरा लिखें, कुचर मुचर मत करें। आ गया सवाल? समझ में आया ना? गुड। अगला सवाल। अच्छे सवाल भी आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि तुम घटिया सवाल ही कराऊंगा तभी जीवन चलेगा हमारा। एक मास m की रिंग थी, 2 हॉरिजॉन्टल रेल्स थी। तार हैं, रेल्स मतलब तार हैं, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऐसे लगे हुए नीचे ऊपर। दोनों तार के बीच का गैप है L। दोनों तार के बीच का गैप है L। स्प्रिंग का कांस्टेंट है K। ये एंगल है थीटा। ये एंगल है थीटा। अब अच्छा सवाल है ये, ठीक है। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। ग्रेविटी डाउनवर्ड है। वो बीड है, वहां दिख रही है आपको, बीड है मास की। स्मूथ है सब कुछ स्मूथ है। फाइंड आउट बात करते हैं, दूसरे से रहें, ध्यान से। क्लियर है क्या? यहां क्या लिखा? फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बीड। अभी कोई एम्पलीट्यूड फैम्पलीट्यूड की बातें मत करिए राकेश, कंट्रोल करिए। जब तक ऑसिलेशन आएगा नहीं बातें नहीं करेंगे हम। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बीड। पहले तो मुझे समझाइए सवाल क्या हो रहा होगा। छोड़ा तो क्या हुआ? क्या स्प्रिंग इस समय खिंची हुई है? कैसे पता चला आपको? तो L है। अभी इसकी लंबाई L से ज्यादा दिख रही है क्या? यानी खिंची हुई होगी, दिख रहा है कि आप सभी को? तो स्प्रिंग उस पर बीट पे फोर्स लगाएगी, तो स्प्रिंग के फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। स्प्रिंग तिरछा फोर्स लगा रही है क्या? अरे स्प्रिंग उस बीट पे स्प्रिंग के अलॉन्ग फोर्स लगा रही होगी। क्या उस स्प्रिंग फोर्स का एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा? पर वो तो चलने देगा नहीं क्योंकि बीट फंसी हुई है। पर इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा तो वो उसको चलाएगा। तो क्या उसकी स्पीड बढ़ाएगा? कब तक स्पीड बढ़ती रहेगी? जब तक ये बीट इस नीचे वाले पॉइंट के ऊपर नहीं आ जाता। अरे चेक करिए, क्यों नीचे? अगर इधर फोर्स रहेगा, यहां पर भी इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर स्पीड बढ़ा रहा होगा। जब वो यहां आएगा, इससे पहले हर जगह क्या फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो इसका मतलब एक स्पीड बढ़ रही होगी। इसके बाद फोर्स ऐसे लगने लगेगा तो स्पीड घटने लगेगी। तो स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगी? इस जगह पर। यानी क्या सवाल पूछा है? फाइंड स्पीड एट दिस पॉइंट। इस जगह पर स्पीड निकालिए। समझे सवाल क्या पूछा गया है?
सवाल पूछा गया है इस जगह पर स्पीड निकालिए, इस जगह पर स्पीड निकालिए। तो क्या करेंगे? स्टेप 1 फोटो। मान लिया ये हो गया इनिशियल फोटो, ये हो गई फाइनल। यहां पे स्पीड आ गई होगी, लेट्स से भी जो निकालना वही मान लिया। बताइए क्या लगाएंगे अब? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारे बीट पर? स्प्रिंग नॉर्मल। दैट्स इट। ग्रेविटी, स्प्रिंग, नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की दिशा में कितना चला है? नॉर्मल किधर? और नॉर्मल की दिशा में कितना चला है? स्प्रिंग का वर्क डन का फॉर्मूला नहीं आता मुझे, क्या होता है? के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। बताइए एक्स इनिशियल, बताइए एक्स इनिशियल बताइए। के साइन थीटा, ये कहां से आ गया? लेंथ पूछा, एक्स पूछ रहा हूं। एक्स इनिशियल, आपने मुझे बोला इनिशियल खिंची हुई है, कितनी खिंची है इनिशियल? खिंची हुई है। फाइनली कितनी खिंची हुई है? फाइनली 0 खिंची हुई है। फाइनली 0 खिंची हुई है। फाइनली मतलब ये फोटो ना बे। फाइनल इलॉन्गेशन कितना है? कैसे निकाला आपने? फाइनल इलॉन्गेशन 0 कैसे आया? 0 है, सही है, कैसे पता चला? एल के बराबर है। तो इलॉन्गेशन निकालने के लिए ये देखना पड़ता है असली लंबाई में से एल घटा के आता है ना इलॉन्गेशन में। यहां एल थोड़ी बोल रहा है तू कि इलॉन्गेशन एल है, यहां एल साइन थीटा क्यों बोल रहा है भाई? इस समय इसकी लंबाई ये एल है, तो इस समय इसकी लंबाई एल साइन थीटा है। और क्या एल साइन थीटा इलॉन्गेशन हो गया इसका? इसका इलॉन्गेशन कितना है? एल बाई साइन थीटा। इसकी लंबाई ये एल है, तो इस समय इसकी लंबाई कितनी हुई बे? तो एल बाई साइन थीटा माइनस एल। अबे इनिशियल इलॉन्गेशन, इस समय ये लंबाई एल है, तो इसकी कितनी लंबाई है? अबे कोसेक बोल लो, बाई बाई बोल नहीं पाओगे। एल कोसेक थीटा। क्या इसकी लंबाई एल कोसेक थीटा है? क्या यही इसका इलॉन्गेशन है क्या? कितना है? तो लिखो ये इसको करना पड़ेगा ना। एक्स आई का मतलब एल कोसेक थीटा माइनस एल का होल स्क्वायर। पता नहीं क्यों नहीं कर पाते बच्चे, सालों से देखा है मैंने मास्टर बच्चे कई सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एल कोसेक थीटा माइनस एल लिख पाते छोटा सा सवाल में, इसीलिए इसको अच्छा सवाल मानते हैं ये लोग। क्या सवाल है घटिया पर? एल ये एक्स आई स्क्वायर हो गया, आगे क्या लिखते हैं? अरे वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला याद है? माइनस फाइनल 0 स्क्वायर बराबर के फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर। दिख रहा है? के इनिशियल। हो गया सवाल खत्म, खत्म सवाल। अरे स्पीड पूछी थी, आ गया। L1 माइनस, बिल्कुल हर्ष चमका। अरे सबके फॉर्मूले मैंने कहा 3 फॉर्मूले मेनली याद रखने, उनके तो याद रख लो यार, पक्का याद रहेगा। अगला सवाल, अगला।
मैं चंपक लाल। एक फिक्स्ड वर्टिकल ट्यूब है, एक फिक्स्ड वर्टिकल ट्यूब है, फिक्स्ड वर्टिकल ट्यूब, समझ गए? ये इसका सेंटर है, थिकनेस नेग्लिजिबल है इसकी, समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी तो दिखाऊंगा यहां पे, फिक्स्ड वर्टिकल ट्यूब है, ठीक है, रेडियस आर है, यहां पर एक पार्टिकल है, मास m, चार्ज q, मास m, चार्ज q, सही है? और यहां पर भी एक पार्टिकल है, यहां सेंटर से r/2 दूरी नीचे, चार्ज q, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, नीचे वाले का स्मॉल क्यू है, तो ठीक है? Yes. पक्का? इस पार्टिकल को स्पीड दी गई v, इस पार्टिकल को स्पीड दी गई v, यस ऑफ कोर्स हर्ष, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, पर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन रास्ते में दिशा पर डिपेंड नहीं करता, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक है? चार्ज क्यू क्या है? फिक्स्ड, ठीक है? जस्ट ये फिट इन है इसके अंदर, जस्ट फिट इन है, मतलब कहीं ना कहीं छू रहा होगा, जस्ट फिट इन है, ठीक है? What minimum speed must be imparted such that it can complete vertical circular motion? What minimum speed must be imparted such that it can complete vertical circular motion? ठीक है? इस कैपिटल क्यू का जो चार्ज रखा है इसको मैंने माइनस क्यू बोल दिया, माइनस क्यू बोल दिया, ठीक है? कैपिटल क्यू जगह माइनस कैपिटल क्यू रख दिया ताकि उसका फोर्स अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है? और एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है सवाल में, फाइनली के क्यू बाई आर स्क्वायर को 2mg के बराबर है, ये कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है, के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2mg के बराबर है। क्या सवाल है पहले बताओ, कितनी स्पीड दी जाए सर्कल कंप्लीट कर ले, मतलब क्या कर ले, ये ग्रेविटी क्या चाहती है इस पार्टिकल को कहां रहे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चाहता है कहां रहे, ऊपर नहीं उसके पास, उसके पास रहे। अब ये रहेगा तो यहां सबसे पास ये अभी है, अरे सबसे पास अभी है, नहीं दिख रहा क्या आपको? क्या ये माइनस क्यू के सबसे पास है इस समय? अरे यहां जाएगा, यहां जाएगा तो पक्का, तो ये दोनों फोर्सेस एमजी और ये चाहते हैं कि ये समझ ये यही रहे, यही रहे, तो हमने स्पीड दी, तो स्पीड देंगे, दोनों क्या कहेंगे, अबे नहीं जाओ मत जाओ, खींचेंगे वापस बुलाएंगे, कुछ भी करेंगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा है? ऊपर वाला पॉइंट, कि अगर वहां पर पहुंच जाए तो सर्कल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अगर वहां पर इसकी ऐसे इतनी तेज वेलोसिटी दी कि यहां पर वेलोसिटी जीरो ना हो, यहां अगर वेलोसिटी जीरो हो गई होती तो यहीं से लौट जाता, क्योंकि ये तो चाहता है मेरे पास आओ, एमजी भी चाहता है नीचे आओ, तो सब यही चाहते हैं बुलाना। समझ में आ रहा है? एमजी क्या चाहता है इसको यही रहे, ये भी क्या चाहता है मेरे सबसे करीब यही जगह यही रहो। अरे निगेटिव चार्ज चाहता है मेरे करीब रहो, तो यही चाहता रहो। तो ये अगर हमने इसको स्पीड दी तो ये दूर तक जाएगा, ये कहेंगे मेरे पास आओ, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, सब खींचेंगे इसको अपनी तरफ।
अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले तो यहां पे अगर यहां पहुंचने से पहले अगर मान लो यहां इसकी स्पीड 0 हो गई होती तो क्या होता, वापस आ जाता। अब यहां पर उसकी स्पीड 0 प्लस होती, थोड़ा आगे जाता, 0 प्लस हो थोड़ा आगे जाता, उसके बाद तो ये बुला ही लेते। अरे समझ में आ रहा है? यानी क्या चाहते हैं आप, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पहुंच जाए। अगर क्या आप ये चाहते हैं कि जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी आप चाहते हैं कि सर यहां पर इसकी स्पीड 0 प्लस हो जाए तो काम चल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? क्वेश्चन को पहले समझो, वर्ड्स में लिखो। टॉप पर स्पीड 0 ना हो जाए, पहले लिखो वर्ड्स में, पहले वर्ड्स में लिखो, फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। हो क्या रहा है, हमें क्यों वेलोसिटी अपने आप क्यों नहीं गया? अच्छा मान लो अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता, मैं पूछता बताओ कितनी वेलोसिटी दे कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, तो हम तो कहते भाई छू दो सर, तो खुद ही बुलाएगा नीचे। यहां पर एक बार नीचे आएगा तो फिर स्पीड आ जाएगी तो फिर आगे जाएगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पहले समझो माइनस क्यू चाहता क्या है, कहां रहे ये पार्टिकल, यहीं। mg क्या चाहता है, कहां रहे ये पार्टिकल, यहीं रहे। तो इसको हमें स्पीड देनी पड़ेगी ना, तभी तो दूर जाएगा। जब ये दूर जाने लगेगा तो क्या ये दोनों इसको खींचेंगे वापस, खींचेंगे वापस। अगर वो सबसे मुश्किल पॉइंट को एक बार पार कर जाएगा, सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा है, अगर उसको पार कर गया तब तो पूरा सर्कल हो जाएगा, और वहां को पार नहीं कर पाएगा तो लिखो इस बात को, इस बात को अपनी भाषा में लिखो, भले लगे 3 4 5 लाइन की कहानी लिखो इस बात को, ताकि आपको फिजिक्स दिखना स्टार्ट हो। रटना नहीं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचना ही मेन काम है। क्यों पहुंचना मेन काम है? अगर ये मैंने सवाल पिछले बार वाला दिया तो बहुत मुश्किल होता, प्लस क्यू होता। प्लस क्यू तो कह रहा होता कि दूर जाओ, वो तो भगाना चाह रहा होता, फिर तो लड़ाई करनी पड़ती, सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा है पता लगाना पड़ता हमें, बहुत मुश्किल सवाल हो जाता। इसलिए मैंने पहले आपको माइनस क्यू किया। वैसे माइनस क्यू करके भी ये सवाल जे एडवांस में भी आ सकता है, यही सवाल आने को तो, और अच्छा ही कहलाएगा। पर मुद्दा समझिए, आप इस बात को मत सोचिए किसी एग्जाम में आए, किसी एग्जाम में हमें क्या रट्टा मार के पढ़ना है, क्या हमें समझना है, धीरे धीरे समझ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एमजी चाहता है, अगर किसी ने पूछा कि मुझे वहां तक पहुंचा दो यार, कितनी स्पीड दे कि ऊपर तक छत तक पहुंच जाए, अगर मान लो ये काम है, मतलब कितनी स्पीड से फेंके कि मेरा दोस्त ऊपर बैठा वहां पहुंच जाए, तो हमें पता है कि यार ये एमजी इसको नीचे खींचेगा, इतनी स्पीड दे कि सबसे मुश्किल पॉइंट वही है ऊपर वाला। जैसे मान लो ये पहाड़ है, तुम यहां पे खड़े हो और तुम यहां पर तुम्हारा दोस्त है, वो है तो तुमसे नीचे, तुम्हें बॉल फेंकनी पड़ी, पहाड़ है, तुमसे बोला कि बताओ कितनी स्पीड से फेंके बॉल को कि इसको दोस्त तक पहुंच जाए, तो हम ये कहेंगे कम से कम इतनी स्पीड तो होगी यहां तक पहुंच जाए, उसके बाद तो दोस्त तक पहुंच ही जाएगी। अरे सबसे मुश्किल पॉइंट वही तो हुआ। तो हमेशा क्या पहचानेंगे, जब भी कोई बोले कि यहां तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए, तो क्या पहचानेंगे, सबसे मुश्किल पॉइंट, जहां जाना सबसे मुश्किल है, वो उसको पार करा दोगे तो काम चल गया। यहां सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा है, आपको दिख रहा है कि वही सबसे मुश्किल पॉइंट है, बताइए। तो वहां स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, 0 प्लस। स्पीड का जिक्र है, अरे जगह पर स्पीड का जिक्र है, क्या लगाएंगे, बहुत बढ़िया, गलत नहीं करना चाहिए। बताइए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आज आप मुझे बताएं, मैं क्लर्क हूं आपका, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारे पार्टिकल पे। क्लर्क ही बोलेगा क्या, मालिक बोलो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट्स इट, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। स्टेप 1 कंप्लीट। इज इट राइट मेरे बच्चों? वर्क डन बाय ग्रेविटी, पक्का, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये यहां तक सही है, समझ में आ गया पक्का? अब बताइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg2r, बहुत बढ़िया, आई होप सबको दिख रहा होगा। mg का फोर्स नीचे ग्रेविटी की दिशा में कितना, यहां ये इनिशियल है वो फाइनल है, अरे दिख रहा है, ये इनिशियल वो फाइनल। वर्क डन बाय ग्रेविटी में कोई दिक्कत किसी को? वर्क डन बाय नॉर्मल, ऐसे चल रहा है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होगा बे, नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। कितना आ गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भी सिखाया था, अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पे,
तो के, आप तो बस फॉर्मूला याद रख लें तो चल जाएगा, विद साइन चार्ज रखेंगे ताकि गलती ना हो, माइनस क्यू क्यू इनटू, अबे आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था देख लो पीछे से, 1/r इनिशियल, व्हाट वाज r इनिशियल, r/2, तो 1/r/2, अरे 2/r लिख दो चल जाएगा कि 1/r/2 लिख के अगली बार मैं करूं, चल जाएगा, माइनस थप्पड़ खाएगी 3r/2, भाई यहां से ये है ना सेंट्रल पॉइंट, हमेशा फोर्स इसकी तरफ लग रहा है ना, व्हाट इज इनिशियल दूरी इससे, इसी से ही फाइनल दूरी 3r/2, तो 3r/2 यानी कि 2/3r, यही फाइनल, यही फाइनल, 0 प्लस और 0 एक ही बात है, समझ में आया मैथमेटिकली, तो के इनिशियल आंसर, खत्म सवाल। अब ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक भी घुस गया उसमें, और ये बढ़िया सवाल है, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड क्वेश्चन फॉर दोज हु डज नॉट अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो यहीं कहीं बीच में रहता, कहीं निकालना पड़ता कि सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहा होता कि मुझसे दूर भागो। अच्छी बात है कि आपके मन में ये सब सवाल आ रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, पर जरूरत है नहीं अभी, हमें निकाल तो लेते, पर अच्छी बात यह है कि आपने जिस तरह से पूछा कि ये वो कैसे निकालते हैं, थोड़ा चैप्टर खत्म होने के बाद बता दूंगा कैसे निकालते हैं। अभी हम जबरदस्ती, क्योंकि अभी ज्यादा बता दूंगा तो उसी सवाल में खो जाएंगे और हम आसान सवाल लगाना बंद कर देंगे। तो हाँ, ये एक सबका सवाल है, चैप्टर, अगला चैप्टर स्टार्ट मत करने दीजिएगा मुझे जब तक ये बात हो ना जाए तो वो कैसे निकालते हैं। पर आपने सवाल सही पूछा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मैं अब इसका यूज कर लोगे कहीं कहीं तो हो जाएगा, इसका यूज है भाइयों। बताइए बताइए, आंसर आ जाएगा, कर लेंगे ना। अरे के क्यू क्यू बाई आर, इसको सब सुंदर आ जाएगा आंसर। और अगर यही क्यू ना होता तो ये वाला टर्म भी ना होता, तो आंसर आता √4GR। ये रट्टा मारते हैं कुछ लोग, √4GR। अरे देखो ना, ये अगर ना होता, अगर ये काटा नहीं है बे, मैंने क्या कर रहा हूं, अगर एक सवाल में ये कैपिटल क्यू ना रखा होता तो ये वाला टर्म ना आता, फिर क्या आंसर होता है, -mg 2r बराबर ½ mv²। तो v की वैल्यू क्या आती, √4GR। वो भी हम पढ़ लेंगे थियोरेटिकली भी अलग से, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है। अरे समझ में आया मेरी बात। एक सवाल और, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, होमवर्क है। आप तो सारे सवाल लगाइए जिसमें वर्क एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र ना हो, सारे सवाल लगा डालो वर्क एनर्जी के। डरना मत कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, सवाल कराया है नहीं कराया, तुम तो करो सारे सवाल। नए शब्द नहीं होने चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी हमने बात नहीं की है, बाकी पुराने शब्दों का कोई सवाल दिखाई दे पार्टिकल का, करो उसको, क्लियर है, बिना डरे कि सर ने बताया कि नहीं, और बिना कोशिश करो कि पेपर में ऐसे करो कि उसमें लिखा ना हो कि आधी जनता की किताबें भी आजकल PYQ भी इसी तरह के आते हैं। वर्क, वो बेचारा मेहनत करके मास्टर अपनी जिंदगी बर्बाद किए हुए वहां पे सब छाट रहा है कि इसका सवाल है, टैगिंग करो, फैगिंग करो, कंप्यूटर में डालो, ये करो वो करो तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए आधा सवाल तो उसने सॉल्व भी कर दिया, ऊपर लिख दिया कि वर्क एनर्जी के 15 सवाल आए पिछले 5 सालों में, पता ही चल गया वर्क एनर्जी के, लो भैया वर्क एनर्जी के लग गया, आधा सवाल तो वही सॉल्व हो गया ना कि वर्क एनर्जी का सवाल है, आधा सवाल तो पेपर में कभी भी सवाल। मैं हमेशा से पक्षधर था, पर ये कोई मेरी बात यहां पे भी नहीं मानता है कि शीट में भी आंसर नहीं देने चाहिए, आंसर ही नहीं देने चाहिए, मरो सालों जाके कहीं। अरे तुम्हें इच्छा होगी तो आओगे ना मेरे पास, खून पियोगे कि मैंने किया, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो सही लग रहा है, इसको थोड़ी पूछूंगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात, आंसर ही नहीं देने चाहिए। और जब तुम्हारे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई तब तुम जाके किसी से कहोगे अब मुझे आंसर कमाने चाहिए, तुमने कहा अब मेरा सब कंप्लीट कर लिया सर, मेरे 4 सवाल नहीं है, बाकी सब हो गए, एक बार बस लास्ट में मैंने सारे कर तो लिए, अब दिखवा दीजिए आंसर क्या है, तब यू अर्न आंसर कि हाँ भैया तुम्हें एंटाइटल्ड हो यू टू गेट आंसर।
तुम्हारी औकात हो आंसर लो, पहले दे दे, शीट दे दो, ये दे दो, आंसर दे दो, आंसर दे दो, करो खुद सालों सवाल। आंसर किस बात, आधे आंसर तो तुम्हारे सवाल ऐसे ही होते, तुम्हें भरोसा हो ना हो। पहले सवाल पढ़ा, सी लगा दिया, पीछे देखा डी आया, फिर जो हाँ यार डी तो आएगा डी तो आएगा। मैं कितना बेवकूफ, खुद अपने आप को साले बेवकूफ उस समय बना रहे हो जब तुम बोल रहे हो। आधी जनता के साथ समस्या ये, आंसर देख के आंसर आता है। लास्ट सवाल, एक स्प्रिंग है इक्विलिब्रियम में, मास एम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ग्रेविटी के फोर्स के साथ ये सब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसको नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम में है, नीचे की तरफ मैंने v स्पीड दे दी, नीचे की तरफ क्या स्पीड दे दी, v स्पीड दे दी। हाउ डीप इट विल गो, हाउ डीप इट विल गो, हाउ डीप इट विल गो, मतलब कहां पर स्पीड। तो पहले क्या, स्टेप 1 फोटो, माना ये x है, स्पीड कितनी 0, सिंपल सवाल है एकदम, कुछ भी नहीं है। बताइए कौन कौन से फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बताइए बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बहुत बढ़िया, mgx, वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए बेटा, हाफ के, गलत बता ना बहुत मारूंगा। इनिशियली क्या 0 है, अबे नेचुरल लेंथ इसकी यहां होगी, दिखेगी थोड़ी तुम्हें फोटो ग्रीन ग्रीन में, नेचुरल लेंथ इसकी यहां होगी ना इक्विलिब्रियम में। तो भाई इक्विलिब्रियम में तो खिंचा होगा ना, फोर्स बैलेंस है ना इक्विलिब्रियम में, तो ऑलरेडी कितना खिंचा होगा, mg बाई के। तो क्या इनिशियल इलॉन्गेशन 0 है क्या, कितना है, mg बाई के स्क्वायर। थोड़ा केयरफुल रहना जीवन में और कुछ भी नहीं। पाई इलॉन्गेशन बहुत बढ़िया, mg बाई के। इतना 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 आसान बात है, पर हम इसमें क्या कॉशियस नहीं रहते, इसलिए ये सब गड़बड़ करते हैं। दैट्स इट, खत्म हो जाएगा सवाल। वर्क डन बाई बिल्कुल सही लिख दिया, काम खत्म। के फाइनल, के इनिशियल, क्या mg बाई के प्लस एक्स, सॉरी 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 सॉरी, ये सिली मिस्टेक, एब्सेंट माइंडेड होता है थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी, ठीक है। mg बाई के प्लस एक्स के स्क्वायर, ठीक है, ये सब करता रहता हूं मैं, अपने पेपर में नहीं करता था। mg बाई के प्लस एक्स का स्क्वायर, अरे दिख रहा है, it will become quadratic equation, it will become quadratic equation, उसका रूट निकालना पड़ेगा, वो आंसर होगा। मैथ्स छोड़िए छोड़िए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। मुद्दा समझ में आया क्या करना था, xi मतलब xi है, xf मतलब xf है। दो सवालों में ये गड़बड़ की है आपने, यहां पे भी हो सकती थी गड़बड़, xi 0 नहीं था और xf में x नहीं है, xf xf नेचुरल लेंथ से नापा जाता है, इलॉन्गेशन है। तो ये गड़बड़ गलती नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए हर सवाल से कि ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। हर सवाल से कुछ सीखना चाहिए कि हाँ यार ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात मैंने सीखी, ये बात मैं याद रखूंगा। क्या बता दूं अब, पाएगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज टेक इट। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि
चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.